हेलो, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीएनए प्रोब। प्रोब में हम देखेंगे इसकी लेवलिंग कैसे की जाती है, इसके टाइप्स देखेंगे और यूज देखेंगे। तो प्रोब्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि प्रोब्स कैसे होते हैं। शॉर्ट होते हैं, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, सिंगल स्टैंड होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, लेबलेट, कोई भी टैग आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी टैग टाइप का मॉलिक्यूल्स या कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या नॉन रेडियो लेबलिंग या नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, इसमें टैग कर सकते हैं। जिससे इसे क्या कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी भी डीएनए जो सैंपल्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल जो होता है उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं उनको क्या करने में, डिटेक्शन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोब्स क्या होते हैं, टैग, जिनमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी टैग अटैच होता है, और सिंगल स्टैंड के होते हैं और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। फिर इनका यूज किस किस में किया जाता है, इनका यूज मेडिकल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब में इनका यूज किया जाता है। अब देखा जाए कि न्यूक्लिक एसिड प्रोब जो रहते हैं, ठीक है, उनका साइज़ क्या हो सकता है। तो साइज़ क्या होता है इनका, 100 से 10,000 बेस पेयर लॉन्ग तक हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, टैग्ड होते हैं विथ कलर्ड, ठीक है। कोई भी आइसो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, फ्लोरोक्रोम जो रहती है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनमें टैग कर सकते हैं इस सेगमेंट में। पर मोस्ट कॉमनली क्या रहते हैं, ये तो साइज़ भी इनका 100 से 10,000 बेस पेयर लॉन्ग, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, प्रोब ले सकते हैं। पर क्या है, कॉमनली यूज किए जाने वाले सेगमेंट जो रहते हैं, प्रोब जो रहते हैं, उनका बेस पेयर कितना होता है, 15 से 40 बेस पेयर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोब्स जो रहते हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे किस टाइप से हम प्रोब का यूज कर सकते हैं। तो प्रोब हम एमआरएनए का भी प्रोब के रूप में यूज कर सकते हैं, शुद्ध टाइप का एमआरएनए हो उसका हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम इनको आर्टिफिशियल तरीके से भी क्या है, डीएनए मतलब प्रोब बना सकते हैं, मतलब डीएनए का सीक्वेंस बना सकते हैं और उनमें क्या कर देंगे, टैग को यूज़ कर देंगे, ठीक है। और इनको बनाने के लिए इन विट्रो मेथड जो रहती है, मतलब बाहर कल्चर करके इनको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर देखा जाए, देखा जाए तो एम क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये कोई डीएनए सेगमेंट है, ठीक। ये डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट में या क्रोमोसोम में, ठीक है। अब हमको ढूंढना है कि ए यू जी कहाँ पर है इस सेगमेंट में, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए पूरे क्रोमोसोम में कि ये यू जी कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ये सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोब का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए से क्या कौन कौन जुड़ता है, ए से कौन जुड़ता है, ए से जुड़ता है क्या, टी जुड़ता है, ठीक है। और यू से कौन जुड़ता है, यहाँ पर यू की जगह, टी की जगह हम यू लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यू जोड़ता है क्योंकि ये सीक्वेंस ये है, ठीक। तो यू की जगह हम टी का यूज़ करते हैं क्योंकि थायमिन की जगह हम यूरेसिल का मतलब आरएनए में क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से कौन बाइंड अप होगा, यू होगा, और यू से क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और जी से कौन होगा, सी होगा। तो अब ये वाला क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को ढूंढने के लिए हम कौन से प्रोब का यूज़ करेंगे, ये वाले प्रोब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये वाले प्रोब का हम यूज़ तो करेंगे, तो अब इस प्रोब या इस सीक्वेंस को हम क्या कर देंगे, एक मिक्सर में डाल देंगे, तो ये किससे अटैच हो जाएगा, ए यू जी से जाकर क्या हो जाएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, ठीक है। पर अब इसको भी ढूंढने के लिए क्या किया जाएगा, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ पर चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर क्या रहते हैं, या तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं या नॉन रेडियो एक्टिव लेवल, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरोक्रोम, ठीक है, फ्लोरोक्रोम का भी यहाँ पर हम इसमें टैग कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहते हैं कि किसी भी
जैसे हमको किसी को पर्टिकुलर इंसान को ढूंढना है, ठीक है, तो ढूंढने के लिए कोई भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए रहेगा। हम अगर कोई गुम जाता है तो क्या देते हैं, उसकी फ़ोटो देते हैं, ठीक है, तो फ़ोटो में वो कैसा दिखता है ये हमको पता होना चाहिए, जब तो कोई दूसरा इंसान ढूंढ पाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे कि हम कोई भी डीएनए सीक्वेंस डाल रहे हैं, ठीक है, उसको हमको ढूंढना है तो कोई आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ेगा जिससे हम उसको पहचान सकें। तो इसी प्रकार क्या होता है कि प्रोब्स होते हैं, तो प्रोब भी क्या करते हैं, किसी डीएनए मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर जो रहता है, सेगमेंट जो रहते हैं, ठीक है, वो जाकर क्या हो जाते हैं, ये प्रोब उनसे चिपक जाते हैं और जिनमें जो टैग यूज होता है उस टैग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पर क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रोब का यूज़ होता है। तो ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक्स है, ठीक है। तो हम कोई भी सीक्वेंस को ढूंढना है, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस को ढूंढना है, कोई इंटरस्टेट डीएनए सेगमेंट को ढूंढना है, ठीक है, तो उसका हमको सीक्वेंस याद होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो उसको हम किसी भी सीक्वेंस कैसे पता होता है कि प्रत्येक, अगर देखा जाए तो बायोइन्फॉर्मेटिक में जीन सीक्वेंस, हर चीज़ का जीन सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, तो उसी जीन सीक्वेंस का क्या कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या बना लेते हैं, प्रोब बना लेते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस जीन सीक्वेंस को या इंटरस्टेट या फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोब का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग प्रोब के क्या फ़ायदे हैं, कौन क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। मतलब दो टाइप के हमने देखा कि 100 से 1000 तक का प्रोब भी यूज कर सकते हैं, और हम क्या है शॉर्ट वाले 15 से 30 बेस पेयर का सीक्वेंस का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट टाइप के जो होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कोई सिंगल सीक्वेंस है, ठीक है, और ये भी कैसा होता है प्रोब सिंगल सीक्वेंस होता है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोब्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन की वो रेट कैसी रहती है, वेरी हाई होती है, ठीक है, जो जल्दी से क्या हो जाता है, इसके हाइब्रिडाइज हो जाती है डीएनए सेगमेंट से, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये शॉर्ट जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि अगर देखा जाए AUG जो है, AUG है, ठीक है, तो ये AUG एक क्या बनाता है, मेथाइनिन बनाता है, ठीक है, हमको पता है कि ये अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है, मेथाइनिन का क्या है, ये सीक्वेंस है, ठीक। तो अब क्या करेगा, मेथाइनिन कोई पर्टिकुलर प्रोटीन तो नहीं बना सकता, ये एक सिंगल अमीनो एसिड है, ठीक। तो क्या होता है कि बार ये क्या है नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है, यहाँ पर हम किसी प्रोटीन को हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और लिमिटेड स्पेशलिस्ट ही होती है, कोई भी पर्टिकुलर मतलब लिमिटेड होती है, ठीक, और मोर डिफ़िकल्ट लेबलिंग होती है। इनमें लेबलिंग में भी क्या जाती है, प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि एक छोटा सा सीक्वेंस है। और लॉन्ग देखा जाए तो लॉन्ग जो रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन की जो रेट जो रहती है वो वेरी स्लो होती है, ठीक है, धीरे से दूसरे सेगमेंट से क्या होता है अटैच हो पाता है। पर क्या होता है अगर एक बार अटैच हो गया तो मोर स्टेबल होता है, ठीक है, इनको मतलब अधिक बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है और स्टेबल हो जाती है, इनको निकालना थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में, ठीक है। तो ये शॉर्ट लॉन्ग प्रोब्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे। फिर देखा जाए टाइप्स ऑफ प्रोब, तो टाइप्स ऑफ प्रोब में दो टाइप्स के होते हैं मेनली, किसके बेस पर, सैंपल के बेस पर। अगर हम डीएनए के प्रोब्स, डीएनए को मतलब सर्च करने के लिए प्रोब बना रहे हैं तो वो डीएनए प्रोब्स कहलाते हैं। अगर हमको एमआरएनए का पता लगाना है तो उस प्रोब को हम जो प्रोब यूज करते हैं वो आरएनए प्रोब्स कहलाते हैं। तो डीएनए प्रोब्स जो रहते हैं उनमें हम एग्जांपल देख रहे हैं, दो एग्जांपल देख रहे हैं, टैगमैन प्रोब्स और दूसरा मॉलिक्यूलर वाइकॉन, ठीक है। तो टैगमैन क्या है, पीसीआर रियल टाइम पीसीआर में ये यूज़ होता है प्रोब्स के रूप में, ठीक है। और वाई मॉलिक्यूलर वाइकॉन जो रहता है वो भी पीसीआर में ही यूज़ होता है, पर इनका हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, ठीक है। तो डीएनए प्रोब जो रहते हैं वो क्या करते हैं, किसी सैंपल्स में डीएनए सेगमेंट या जीन को क्या करते हैं, सर्च करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस कितना रहता है, 100 से 10,000 लॉन्ग बेस पेयर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट का ये यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। और इनको क्या है केमिकल से क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है, ठीक है, केमिकल के द्वारा इनको बनाया जा सकता है इन विट्रो
मेथड के द्वारा, ठीक है। और देन उसके बाद क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी डीएनए सैंपल या कोई सैंपल से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए प्रोब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए कि फ्लोरोसेंट जो रहता है या फिश टेक्नोलॉजी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, ठीक है, उसमें भी क्या है डीएनए प्रोब्स का यूज़ किया जाता है। तो फिश क्या होती है, फ्लोरोसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करती है, लुमिनिसेंट या लाइट एमिट करती है फ्लोरोसेंट, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है, टैगमैन प्रोब, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये क्या होता है, रियल टाइम पीसीआर में यूज़ होता है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन जो रहता है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करता है। और इसको डेवलप किसने किया था, कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिन्होंने क्या पीसीआर को भी मतलब डिस्कवर किया है, ठीक है। तो इन्हीं ने इस प्रोब का मतलब बनाया है, ठीक है। और देखा जाए कि इनका फंक्शन जो कैसा होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है कि कोई डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो इस एंड से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का काम करेगा या इस सेगमेंट से। तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब किसी भी एंड से क्या है, न्यूक्लियोटाइड को क्या करना, अलग करना। पर एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, डीएनए के बीचों बीच से क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन कैसा होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर एंड से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को निकालने का काम करेगा, ठीक है। अब देखा जाए कि इसके 5 एंड में क्या होता है, फ्लोरोफोर्स अटैच होता है और 3 एंड में एक क्लॉन्चर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, जिसके कारण ये दूसरे क्या है आसपास होते हैं, जिसके कारण ये फ्लोरोफोर्स या लाइट इमिट नहीं करते। तो जब ये क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, ये फ्लोरोसेंट एक्टिविटी या लाइट इमिट करेंगे, ठीक। तो देखा जाए कि ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढ कर क्या हो जाते हैं, उससे बाइंड अप हो जाते हैं और वहाँ पर क्या कर देते हैं, डीएनए पॉलीमराइज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस से क्या करेंगे, मैंने बोला किसी भी एंड से, ठीक, क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, 5 to 3, ठीक है। तो 3 to 5 मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक, और यहाँ पर 5 एंड डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है, कोई डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो क्या करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन बता रहा है कि ये 3 to 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को क्या करना, निकालना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो ये इसका फंक्शन है। तो जब प्रोब क्या होता है, अनक्लॉन्चर्ड हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, इसमें जो क्लॉन्चर मॉलिक्यूल जो था वो अलग हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट इमिट करता है, मतलब लाइट इमिट करता है, ठीक। तो वो हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कैसे होता है। ये टैगमैन क्या है, प्रोब्स है, ठीक है। इसमें एक एंड में क्या लगा है, फ्लोरोकॉम लगा, दूसरे में क्लॉन्चर लगा, ये दोनों पास पास हैं, इसलिए लाइट इमिट नहीं करते। क्या किया जाता है कि अब हम किसी भी सैंपल्स में जब इसको डालते हैं, इस प्रोब को डालते हैं, तो वो क्या करता है कि ये सीक्वेंस से क्या हो जाता है, या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो अटैच हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पॉलीमराइज डीएनए पॉलीमराइज जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये 3 to 5 क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, 5 एंड से क्या करेगा, 5 एंड से 3 एंड की ओर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को निकालेगा, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड निकालता जाएगा। और 3 एंड वाला अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को क्या करता जाता है, ये जोड़ता जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाले जो स्टैंड होता है उसमें जस्ट अपोजिट प्रोसेस करता है। तो अब ये प्रोसेस होने के बाद या एक्सोन्यूक्लियस या सिंथेसाइज होने के बाद, प्रोब सिंथेसाइज हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्लॉन्चर जो रहता है वो अलग हो जाता है। क्लॉन्चर जैसे ही अलग होता है तो फ्लोरोसेंट जो फ्लोरोक्रोम जहाँ पर प्रेजेंट था तो वो क्या करने लगता है, लाइट इमिट करने लगता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रोब्स होता है, ठीक है, टैगमैन प्रोब्स होता है। ये रियल टाइम पीसीआर में यूज़ होता है। तो दूसरा हम एग्जांपल जो है डीएनए प्रोब्स का, वो मॉलिक्यूलर बाइकॉन है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट किससे देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, जिससे क्या है जल्दी समझ में आ जाएगा।
ठीक, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के टाइम में हम देखते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि इसकी ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होता है, हेयर पिन अगर देखा जाए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर का जो प्रोब्स है, मिडल वाला लूप्स जो है, ठीक है, यही लूप्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये कितने डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ रहता है, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड इस वाले एरिया में होते हैं। और यही क्या करते हैं, जो डीएनए सैंपल्स होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, लूप पिन का हेड वाला एरिया जो रहता है। और ये वाला जो एरिया रहता है, ठीक है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। अब स्टेम के सबसे नीचे वाले एरिया हम देखते हैं कि 2 एंड होते हैं, एक तो 5 एंड होता है, दूसरा 3 एंड होता है। तो 5 एंड वाले में क्या है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, और 3 एंड वाले में क्या है, क्लॉन्चर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों पास पास में हैं। ठीक है, इस कारण ये फ्लोरोसेंट लाइट इमिट नहीं करते इस कंडीशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये तो स्ट्रक्चर था, ये फंक्शन कैसे करता है। जब इसको किसी डीएनए सैंपल्स में डाला जाता है इस प्रोब्स को, तो क्या करता है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री को ढूंढ लेता है। ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री को ढूंढ लेता है और क्या है, उस डीएनए सेगमेंट से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस तरीके से जैसे जुड़ता है तो क्या होता है, ये दोनों कैसे अटैच थे, जैसे ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ता है तो इनका क्या बीच का क्या है, ये बॉन्ड जो होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्रोसेस होती है तो इससे क्या हो जाता है, ये दोनों दूर चले जाते हैं, दोनों एंड। अब ये क्या होता है कि फ्लोरोसेंट अलग हो जाता है और क्लॉन्चर अलग हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमें इस सीक्वेंस को ढूंढना रहता है तो फ्लोरोसेंट डिटेक्टिंग मशीन जो रहती है, ठीक है, उसके द्वारा हम इसको मतलब उसमें डिटेक्ट करने के लिए डालते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ये लाइट इमिट करने लगता है। और इस सेगमेंट को हम क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, इस सीक्वेंस को हम पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, मॉलिक्यूलर बाइकॉन प्रोब्स। नेक्स्ट है आरएनए प्रोब्स जो होते हैं। तो आरएनए प्रोब्स क्या है कि राइबो प्रोब्स इनको कह सकते हैं, या cRNA प्रोब्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका यूज किसके डिटेक्शन में किया जाता है, mRNA जो रहता है उनको डिटेक्शन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसी बायोलॉजिकल सैंपल्स है उसमें हमको mRNA को पहचानना है पर्टिकुलर, तो इन प्रोब्स हम यूज करते हैं। ठीक है, और मोस्टली इस जो प्रोब्स हैं उनका यूज कहाँ पर किया जाता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन मेथड में इसका यूज किया जाता है। फिर लेबलिंग देखते हैं, लेबल करना। तो लेबल आप समझते हैं कि किसी भी पहचान को, कोई भी हम जैसे घर में भी कोई डब्बे यूज़ करते हैं, जैसे हमको डब्बे यूज़ कर रहे हैं, किसी में हमको नमक रख दिया, किसी में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शक्कर रख दी। तो ठीक है, तो दोनों को पहचानने के लिए क्या करते हैं, अब हम पहचानें क्योंकि दोनों का कलर सेम है, और अगर देखा जाए तो बाहर से दोनों चीज़ नहीं दिखेंगी, और उनको पहचानने के लिए क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ऊपर टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो वही क्या है कि जो टैग लगाना या लेबलिंग, इसी को लेबलिंग बोलते हैं। तो इसी प्रकार क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या कर देंगे, हम किसी भी प्रकार से क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे या टैग लगा देंगे। ठीक है, तो वही टैगिंग या उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। प्रोब्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, जो शॉर्ट है और सिंगल स्टैंड है। ठीक है, तो उनमें क्या करना है, हमको टैग लगाना है या लेबलिंग करना है। तो वो लेबलिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो टैग जो होते हैं इनसे लेबलिंग के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये डीएनए प्राइमेज जो रहते हैं, ठीक है, उनसे अलग रहते हैं। ठीक है, प्राइमेज में कोई टैग नहीं होता, पर प्रोब में क्या होता है, टैग लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो टैग कैसे हो सकता है, या तो वो होता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रोब्स को क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग। तो रेडियो एक्टिव लेबलिंग का जो काम है, यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं लेबलिंग के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, 33P मतलब फास्फोरस का यूज करते हैं, फास्फेट का यूज करते हैं,
और दूसरा मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, एलिमेंट क्या है यहाँ पर देखा जाए तो 3,5 क्या है फास्फेट ग्रुप जो रहता है उसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अदर भी क्या है आइसोटोप हैं यहाँ पर जो लेबलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, पर रेयर कंडीशन में किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3H है और 125 से I है, ठीक है, इनका भी हम लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इन लेबलिंग के को हम डिटेक्टिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिव के द्वारा हमने किसी मॉलिक्यूल्स या प्रोब्स को हमने लेबलिंग की है तो वो सेफ़ नहीं होते, ठीक है, सेफ़ नहीं होते, ख़तरनाक होते हैं, डिसीज़ फैला सकते हैं, ठीक है, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो लेबलिंग के लिए, रेडियो एक्टिव लेबलिंग के लिए यहाँ पर 5 टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है निक ट्रांसलेशन, दूसरा प्राइमर एक्सटेंशंस, तीसरा है मेथड बेस्ड ऑन mRNA पॉलीमरेज, और फोर्थ है एंड लेबलिंग, और लास्ट का है डायरेक्ट लेबलिंग, ठीक है। तो निक देख लेते हैं हम, सबसे पहले निक को समझते हैं, फिर धीरे धीरे सबको समझते जाएंगे। तो रेडियो एक्टिव लेबलिंग में देखते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेडियो एक्टिव लेबलिंग जो रहती है उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो लाइफ जो रहती है, हाफ लाइफ, अर्ध लाइफ जैसे बोलते हैं, आयु जो बोलते हैं, ठीक है, वो कितनी होती है। अगर इनको लेबोरेटरी में देखा जाए तो इनकी लाइफ जो रहती है उनकी, अगर देखा जाए सबसे पहले फास्फोरस जो रहता है, फास्फेट ग्रुप जो रहता है, उसकी अर्ध लाइफ या हाफ लाइफ कितने दिन की होती है, 14 डेज की होती है। और सल्फेट जो रहता है, ठीक है, 3,5 वाला, ठीक, उसकी जो लाइफ जो रहती है 68 डेज इसकी लाइफ होती है, ठीक है। और ये डिग्रेडेबल होते हैं, फास्टली डिग्रेडेबल हो जाते हैं, ठीक। देखा जाए अगर इनको फोटोग्राफी में अगर देखा जाता है लेबलिंग के द्वारा या डीएनए को पहचानने के लिए जो फोटोग्राफी यूज की जाती है रेडियो एक्टिव डीएनए को पहचानने के लिए, ठीक है, जिस फोटोग्राफी का यूज़ किया जाता है उसमें अगर इसको डाला जाता है तो ये कैसे ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि जिन डीएनए या जिन प्रोब में क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ है तो वो कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, ठीक है। तो जिनमें डीएनए मॉलिक्यूल्स में या प्रोब्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है वो कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं। तो देखते हैं कि रेडियो एक्टिव लेबलिंग किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले देखा जाए कि ये पूरा क्या है, एक प्रोब्स है, ठीक है। तो प्रोब्स अगर देखा जाए या न्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में 3 सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है शुगर, ठीक है, सबसे पहला होता है शुगर, दूसरा होता है फास्फेट और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। 3 सब्सटेंस यहाँ पर यूज होते हैं और तीनों का साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोब्स है। प्रोब्स में हम कैसे इसको हम समझेंगे, ठीक है, कि हमको कोई भी रेडियोएक्टिव लेवल को जैसे फास्फेट है, ठीक है, तो फास्फेट को हम कहाँ पर ऐड करते हैं, तो फास्फेट को हम फास्फेट ग्रुप जहाँ पर जो बैकबोन बनाता है, ठीक है, जिसकी किसकी डीएनए की बैकबोन जो बनती है वो फास्फेट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जहाँ पर बनता है, वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3,1 फास्फेट वाले ग्रुप को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्रोब्स का। पर यहाँ पर जो सल्फेट जो होता है, ठीक है, तो 3,5 जो सल्फेट होता है उसको कहाँ पर ऐड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड में हम किसी भी जो फास्फेट बॉन्ड जो रहता है वहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहता है उसकी जगह पर हम फास्फेट ग्रुप को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ये ऐड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम निक ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले निक का फॉर्मेशन किया जाता है। तो निक हम देखते हैं कि कैसे निक का यूज किया जाता है कि कोई भी डीएनए सीक्वेंस ये है, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो निक फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें कट लगा देंगे, ठीक है। तो कट लगाने के लिए यहाँ पर समझ लें हम कट लगा देंगे किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर क्या कर देते हैं हम कट लगा देते हैं, ठीक।
देन उसके बाद ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है, इन विट्रो मतलब बाहर होती है, केमिकल सिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के एंजाइम का यूज किया जाता है, एक डीएनएज फर्स्ट एंजाइम का यूज किया जाता है, दूसरा किसका किया जाता है, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो क्या करता है, निक का फॉर्मेशन करता है, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को अलग करेगा और 3OH ग्रुप का या क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जाते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल्स था जिसमें हमको क्या है, प्राइमेज या पॉलीमर को प्रोब को बनाना है। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसमें क्या है कि जो डीएनए के साथ में क्या कर देते हैं हम, मैग्नीज आयन जो रहते हैं उनको ऐड करते हैं, और जो फर्स्ट एंजाइम जो है डीएनएज फर्स्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये रैंडमली क्या करता है, निक का फॉर्मेशन करता है। निक का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ये फॉस्फोडाइड एस्टर जो बॉन्ड जो रहता है वो क्या कर देता है, उसमें तोड़ने का काम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, निक का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर क्या हो गया, निक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब इस निक में क्या हो गया था, यहाँ पर 5 एंड था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एंड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ पर P एंड है, ठीक है, वहाँ से 5 एंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 एंड ही रहेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, दूसरे पॉलीमरेज एंजाइम का हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम फर्स्ट जो रहता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो वो क्या करता है यहाँ पर कि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को निकालना स्टार्ट कर देता है। इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को ये निकालेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो लिया गया है यहाँ पर DNTP, ठीक है, ये भी क्या है कि एक प्रकार का एंजाइम है, पर यहाँ पर ये किस लिए यूज किया जाता है, अब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नॉन रेडियोएक्टिव लेबलिंग के लिए यूज किया जाता है डीऑक्सी, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट जो रहता है उसका यूज़ यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर हम करते हैं 3,1, ठीक है, फॉस्फेट ATP का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडियोएक्टिव लेबलिंग में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है इसके द्वारा कि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को निकाला जाता है और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं इसका यूज़ क्या करते हैं, हम प्रोब के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लेबलेट न्यूक्लियोटाइड हमको प्राप्त हो जाता है, सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। इसको डीनेचर करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोब के रूप में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है हमारी रैंडम प्राइमेट लेबलिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले किया जाता है इसको डीनेचर किया जाता है। डीनेचर मतलब क्या है कि डबल स्ट्रैंड कोई डीएनए है, ठीक है, उसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में क्या कर दिया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना लिया जाता है। इसके लिए हीटिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा इनके बीच में जो बाइंड अप होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन या सिंगल डीएनए स्ट्रैंड हमको मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया तो इसमें क्या कर देते हैं, हेक्सान्यूक्लियोटाइड प्राइमर का क्या करते हैं, मिक्सचर में हम साथ में डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें डालते हैं तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जो प्राइमर जो रहते हैं। ठीक है, तो हेक्सान्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो प्राइमर जो हैं, ठीक है, वो रैंडमली किसी भी जगह पर, मतलब जहाँ पर इनका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो रैंडमली होते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता है, जहाँ पर इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहाँ पर जाकर ये अटैच होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये अटैच हो गया प्राइमर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें डीएनए पॉलीमराइज के साथ में क्या कर दिया जाता है, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं जिसमें ATP CTP, ठीक है, DGTP या DTTP को हम क्या कर देते हैं, दोनों के साथ में क्या कर देते हैं, मतलब दोनों को मिक्सचर में डाल देते हैं। ठीक है, इनसे क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको ट्रीट किया। तो जहाँ पर ये प्राइमर जुड़ा था, ठीक है, जैसे ये वाला जुड़ा था, ठीक, यहाँ पर ये प्राइमर जुड़ा था, तो जो 3 एंड जहाँ होता है वहाँ से ये क्या कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड को बनना क्या कर देते हैं, स्टार्ट अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बनना स्टार्ट हुए हैं, इनमें अभी क्या किया था हमने, किसी भी रेडियो एक्टिव लेवल को क्या कर दिया था, इनको ऐड कर दिया था, इनमें क्या कर दिया था, रेडियो एक्टिव को हमने क्या कर दिया, लेबलेट कर दिया था, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, इसके इस तरीके से क्या हो जाते हैं, अटैच होते जाते हैं और क्या कर देते हैं, एक सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे एंड में भी ये इस तरीके से सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि रैंडमली, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर ये प्राइमर जुड़े थे वहाँ से क्या हो जाता है, प्रोब का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया रैंडम प्राइमर लेबलिंग, ठीक है। इस तरीके से इस मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट मेथड जो है एंड लेबलिंग, ठीक है। तो एंड लेबलिंग मतलब क्या है कि पर्टिकुलर किसी एंड को क्या कर देंगे, हम लेबल कर देंगे, ठीक है। किसी भी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, सीधा हम डायरेक्ट डायग्राम पे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये कोई भी डीएनए को ले लिया है, ठीक है। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो एंड मतलब क्या है, किसी भी एंड में, या तो इस एंड में या इस एंड में क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। अब किससे लेबलिंग करेंगे, तो सबसे पहले देखा जाए कि हमको 5 एंड वाले में क्या करना है, अगर लेबलिंग करना है, ठीक है। तो 5 एंड वाले में लेबलिंग करना है, तो 5 एंड वाले में हम कौन से प्रकार का एंजाइम का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का काम करता है, ठीक। अटैच करने का काम करता है तो क्या करेगा, ये इस तरीके से क्या है, 5 एंड में जाकर क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक। दूसरा, अगर हमको 3 एंड में क्या करना है, लेबलिंग करना है, या 3 एंड में हमको क्या करना है, प्रोब बनाना है 3 एंड से, ठीक। तो 3 एंड से जैसे हम प्रोब बनाएंगे तो उसके लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, यहाँ पर हम एंजाइम का करते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडियल ट्रांसफेरेज एंजाइम का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मैंने एंजाइम के नाम भी लिखे हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से क्या होता है। अब यहाँ पर हमने जो एंजाइम लिए थे या जो न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं उसमें क्या है, 3,2 फास्फेट आइसोटोप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको 5 एंड में अगर हम क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराना है, ठीक है, तो उसके लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। अगर हमको 3 एंड में न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने ये तो ऐड करने के लिए, किसी भी एंड में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पर अब यहाँ पर हमको लेबलेड मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव में तो हम क्या करते हैं, 3,2 फास्फेट ATP वाले मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं। पर अगर हमको नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग करना है, एंड लेबलिंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DNTP का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको। तो ये था, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या है, काइनेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का एंजाइम का यूज़ किया है, जिससे 5 एंड में न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकते हैं। और वहीं पर हमने क्या किया है, ये DATP जो है, ठीक है, जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस ऐड हो जाता है और इसी का हम प्रोब के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमको 3 एंड वाले में न्यूक्लियोटाइड में ऐड कराना है तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो ट्रांसफेरेज एंजाइम रहता है, उसका यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर जिस भी न्यूक्लियोटाइड को हमको ऐड कराना है तो यहाँ पर वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, DATP जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जुड़ा हुआ था उसको क्या कर देता है, ये ऐड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर डायग्राम में अगर देखा जाए, ठीक, तो यहाँ पर A के ऊपर ही क्या किया गया है, रेड मार्किंग है, ठीक है, रेड कलर की मार्किंग है, देख यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो रेड कलर की मार्किंग क्यों है, क्योंकि हमने, और ATP A पर ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लेबलिंग ली है वो किस में ली है, ATP का
यहाँ पर यूज़ किया गया है, DATP का यूज़ किया है, इसमें लेबलिंग है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर T जोड़ना आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर DTTP लेबलिंग वाला मॉलिक्यूल जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, T के साथ में लेते तो यहाँ पर T के ऊपर क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग होती, आइसोटोप यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये था क्या, एंड लेबलिंग वाली प्रोसेस, ठीक। और इनको क्या कर देते हैं, डीनेचर करके, ठीक है। और ये कैसे डबल स्टैंड है, तो डीनेचर करके क्या कर देते हैं, इनको सिंगल स्टैंड बना लेते हैं और प्रोब के रूप में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंड लेबलिंग की प्रोसेस थी। अब आता है नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग। तो नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग जो रहती है, ठीक है, वो कैसे रहती है, लेस सेंसिटिव होती है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग के अपेक्षा कैसी होती है, लेस सेंसिटिव होती है, ठीक है। पर क्या होता है, सेंसिटिव तो कम होती है पर सेफ होती है, ठीक है। पर रेडियो एक्टिव लेबलिंग सेफ नहीं होती है, ठीक। अब नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो रेडिएटिव लेबलिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंजाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडिएटिव लेबलिंग में सबसे पहले हम किस का यूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम करते हैं क्या, फ्लोरोसेंट का यूज कर सकते हैं। बायोटीन नामक एक एंजाइम है, ठीक है, सॉरी क्या है ये एंजाइम है, ठीक, विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन का यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो डीजॉक्सीजेनिन नामक सब्सटेंस जो रहता है, ठीक है, जो प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है, एक प्रकार का स्टेरॉइड है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या हम कर सकते हैं फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर नॉन रेडियोएक्टिव लेबलिंग में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट जो रहती है एक स्पेशल वेवलेंथ पर क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। पर अगर बायोटिन को देखा जाए तो केमिकल में कलर चेंजिंग का काम करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिटेक्टिंग जब देखेंगे मेथड, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से की जाती है। तो इनडायरेक्ट लेबलिंग जो रहती है उसको देखते हैं कि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिपोर्टर मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। दूसरा क्या है कि इससे अटैच होने के बाद डीएनए से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या किया जाता है कि इसमें एफिनिटी मॉलिक्यूल्स को फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो क्या हो जाता है, रिपोर्टर मॉलिक्यूल से फिर अटैच हो जाता है, ठीक। इसके साथ में भी क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल मार्कर का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा हम डिटेक्टिंग कर सकते हैं। तो उसका भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा इसमें समझ लेंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं या किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस था यहाँ पर, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था। अब हमको क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में लेबलिंग करना है, प्रोब में लेबलिंग करना है। तो प्रोब में लेबलिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो रिपोर्टर जीन के हम यूज़ करते हैं। तो रिपोर्टर जीन के रूप में हम क्या करते हैं, बायोटिन का यूज़ करते हैं। और देन उसके बाद अगर हमको क्या करना है कि किसी यहाँ पर रिपोर्टर क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को एफिनिटी मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रैप, ठीक है, एबिडीन नामक जो प्रोटीन जो रहता है उसको इससे अटैच करा देते हैं, मतलब मिक्सर में डाल देते हैं। मिक्सर में डालने से क्या होता है, बायोटिन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इस अटैच में क्या होता है कि यहाँ पर इसमें 4 बाइंडिंग सीक्वेंस थे, ठीक है। तो एक में क्या फ्लोरोसेंट चिपका हुआ रहता है, दूसरे में रिपोर्टर एंजाइम चिपका हुआ रहता है। तो इसी तरीके से दूसरा अगर देखा जाए कि दूसरा मॉलिक्यूल्स जो है जो लेबलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, डीजॉक्सीजेनिन सब्सटेंस जो है उसका भी हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अटैच करने का प्रोब में लेबलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है, ठीक है। तो कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, बायोटिन का यूज़ जब करते हैं तो ये नेचुरल विटामिन है, ठीक है। और स्ट्रैप एबिडीन जो है वो, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोटीन है। एबिडीन जो है चिकन एग्स क्या है, प्रोटीन है, वाइट कलर का जो रहता है, ठीक। और ये जो क्या करता है, रिपोर्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, बायोटिन जो रहता है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है स्टेप में, ठीक है। सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल जो रहता है उसमें क्या कर देते हैं,
न्यूक्लियोटाइड जो रहता है बायोटिन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे ये डीएनए से क्या हो जाता है या न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, अब ये बायोटिन लेबलेट प्रोब में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद क्या करते हैं, स्ट्रैप एबिडीन को क्या कर देते हैं, मिक्सर में डाल देते हैं, तो ये उससे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कनिन फास्फेटेज जो रहता है वो क्या कर देता है, इन दोनों को अटैच करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने मॉलिक्यूल्स लिया था वो क्या करता है, सबस्ट्रेट भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये ऐड हो गए। अब इनको पहचानने के लिए जो मेथड यूज की जाती है, ठीक, तो वो कैसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन अगर इसको भी देख लेते हैं, फिर पहचानते कैसे उसको हम बाद में देखते हैं। तो डी जॉक्सिन जेनिन जो रहता है, ठीक है, वो प्लांट स्टेरॉइड होता है। ठीक, और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ क्या हो जाता है, का अटैच होने का काम, मतलब अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है। ठीक, अब हम देखते हैं इनका एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। तो एम्प्लीफिकेशन अगर देखा जाए कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रोब्स है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोब्स है, तो उसको हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा समझते हैं। ठीक, तो जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो दो प्रोसेस के द्वारा इनको पहचाना जा सकता है। सबसे पहला आता है क्रोमोजेनिक डिटेक्शन। तो क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होगी यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा है कैमी लूसिसेंट जो रहती मेथड, डिटेक्शन मेथड जो रहती है सिस्टम, तो यहाँ पर लाइट एमिट होता है। ठीक है, तो क्रोमोजेनिक क्या होता है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो रहता है, जहाँ पर प्रोब जो ऐड हुआ है, बायोटिन सब्सटेंस जहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है, तो उसको हम किसी भी केमिकल्स, एक पर्टिकुलर केमिकल्स में जब डालते हैं तो वो क्या करता है, कलर, वहाँ पर कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कॉलोरीमीटर के द्वारा क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करके उसको पहचान लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर कैमी ल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन सिस्टम जो है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी सुटेबल एंजाइम इसको डालते हैं, तो ये क्या करता है कि ये ल्यूमिनेसेंट लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी क्या, एम्प्लीफिकेशन की। फिर देखते हैं एडवांटेज किसके, बायो नॉन रेडिएक्टिव लेबलिंग के। तो नॉन रेडिएक्टिव लेबलिंग जो रहती है उसका क्या होता है, ये फ्यू आवर्स में कंप्लीट होते हैं। डिटेक्शन की प्रोसेस जो रहती है वो जल्दी से मतलब कुछ घंटे में क्या करते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और बायोटिन जो रहता है वो रूम टेम्परेचर पर 1 साल के लिए भी प्रूफ से अटैच रहता है। ठीक है, और देखा जाए कैमी ल्यूमिनेसेंट प्रोसेस जो रहती है, डिटेक्शन सिस्टम जो रहता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, जल्दी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था क्या, प्रूफ्स। वैसे तो ये बहुत बड़ा बता दिया है, पर सिंपली अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ हमको नॉन रेडिएटिव लेबलिंग में सिर्फ हमको बताना है कि निक ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, दूसरा हम बता सकते हैं इसमें प्रोसेस कि एंड लेबलिंग क्या होती है, 2 प्रोसेस बताना है इसमें। और रेडिएटिव लेबलिंग में भी इसी तरीके से की जाती है, पर वहाँ पर हम रेडिएटिव लेबलिंग जो थी उसमें रेडिएटिव का यूज करते हैं, और नॉन रेडिएटिव लेबलिंग जो रहती है वो भी प्रोसेस वही है, मेथड वही है, पर यहाँ पर सब्सटेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, ये था प्रूफ। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है।